हम लाइव हो चुके हैं। हाँ, हो चुके हैं लाइव। जी जी। नमस्ते। मैं हूं नवीन चौधरी और आज मैं बिहार की बात चैनल के जरिए आपसे मिलवाने जा रहा हूं प्रोफेसर अखिलेश कुमार को। इनसे बात करते हुए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, काफी, क्योंकि इनका जो प्रोफाइल है एक आम राजनेता के मुकाबले बहुत ही अलग है और मेरे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था ये जानना। और यही एक बहुत बड़ी वजह थी कि मैं चाहता था कि सर का इंटरव्यू मैं खुद लूं। तो ये प्रभावित होने के बावजूद ये इंश्योर करूंगा कि मैं कोई भी ऐसे सवाल जो है न पूछूं, कठिन सवाल पूछने से कोई गुरेज नहीं होगा। तो सर जो है एकदम वो सिंघम वाली इनकी छवि हुआ करती थी और हम भी उसी तरह से एकदम खुल के सर से आज बात करेंगे। तो मैं परिचय आपको प्रोफेसर कुमार का दे दूं। सर ने 2013 में बीपीएससी का एग्जाम दिया था, 9th रैंक थी और पुलिस सर्विस ज्वाइन की। बिहार पुलिस में डीएसपी रहे। एक ऐसी नौकरी जो हर बिहारी करना चाहता है। और उसके बाद कुछ साल काम करने का तो उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया और प्रोफेसर की लाइन पकड़ ली। और ये जो है एक बिहारी होने के नाते मुझे झटका लगा कि अरे पुलिस की नौकरी छोड़ के कोई प्रोफेसर कैसे बना। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ सर जो है उसके बाद अब चुनाव मैदान में है, नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में है। और यहाँ पे ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि निर्दलीय उम्मीदवार बनने का चॉइस सर का अपना था, इनकी प्रोफाइल को देखते हुए कि हर पार्टी चाहती थी कि उनके साथ जुड़े और उनके साथ चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने निर्दलीय लड़ने का चुनाव किया। अखिलेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ वो यही है कि इस चुनाव के माहौल में जब कोई पार्टी आपके साथ बैकिंग के लिए होती है तो आपका चुनाव प्रचार, कार्यकर्ता और बहुत सारी चीजें आपके साथ सपोर्ट में आ जाती हैं। पार्टी का एक वोटर बेस अपने आप आपके साथ जुड़ चुका होता है और आपके पास ये ऑप्शन था। आपके पास पार्टीज आई जिन्होंने आपसे बात करना चाहा, वो चाहते थे कि आप इस चुनाव में उनके साथ हो, फिर भी आपने निर्दलीय लड़ने का डिसीजन लिया। तो इसकी पीछे वजह क्या है? चलिए, धन्यवाद आपका। आपने मुझे आमंत्रित किया और बोलने का मौका दिए, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जो आपका प्रश्न है कि आपने पार्टी नहीं निर्दलीय क्यों लड़ने का निर्णय लिया, तो इस संदर्भ में मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है। और लोकतंत्र बचाने के लिए सबसे जरूरी चीज जो मैं अभी महसूस कर रहा हूँ वह है कि जो एक सिंबल के प्रति जो लोगों का लगाव है उसको तोड़ना है और जो उसका स्थानीय कैंडिडेट हो उसको चुनना है, तभी हमारा लोकतंत्र बचेगा। वरना आज जो मोनोपोली है किसी भी पार्टी में आप देख लें कि जी वहां पे आपको किसी भी पार्टी में आप देखें इंटरनल लोकतंत्र नहीं है। वो जी चाहे सर। कोई राष्ट्रीय पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, तो वहाँ कोई या राष्ट्रीय पार्टी है वहां भी व्यक्ति विशेष चला रहे हैं, क्षेत्रीय पार्टी है वहां भी व्यक्ति विशेष या फैमिली विशेष पार्टी को चला रहा है। तो जी चाहे अध्यक्ष का चुनाव हो, पार्टी टिकट देने की बारी हो, हर जगह में लोकतंत्र का वहां पे कोई इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसलिए हमने छापवाद के विरुद्ध, पार्टीवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है। और मैंने निर्णय लिया कि मैं स्वयं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि आप पार्टी का एजेंट नहीं अपना उम्मीदवार चुनिए। वही प्रचार के माध्यम से मैं लोगों को जा जाकर बताता हूँ कि ऐसा उम्मीदवार को आप चुनिए जो आपके लिए बेहतर हो। मैं अपने लिए कभी वोट नहीं मांगता। मैं लोगों से यही कहता हूँ कि आपके पास जो बेहतर विकल्प है, आप भूल जाइए कि किसके पीछे कौन सा सिंबल लगा हुआ है। आप सिर्फ यह स्मरण कीजिए, उस व्यक्ति को स्कैन कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, उनके व्यक्तित्व को एनालाइज कीजिए और तब जो व्यक्ति खरा उतरे, जो लगे कि इनमें संभावना है, उनको आप वोट कीजिए। वो कोई भी हो सकता है, मैं हूं या दूसरा कोई अन्य व्यक्ति हो, तो उनको आप वोट कीजिए। ये यही बहुत ही मेरा शानदार, मकसद है, क्योंकि यही मेरा कैंपेन का एजेंडा भी है। जी, हम लोग, क्योंकि जब मुझे याद है जब हम लोग कॉलेज में थे और तब से इस चीज के बारे में बड़ी बात होती रही है कि जो कैंडिडेट योग्य है उस कैंडिडेट को वोट दिया जाए, ना कि पार्टी को। लेकिन सर एक चीज जो प्रैक्टिकली हम अगर जी, इसको देखें आवाज तो थोड़ी बहुत। कम आ रही है आपकी, रिपीट करेंगे आवाज? जी जी। मैं ये सर अभी ठीक है मेरी आवाज? नहीं, आप सुन आवाज पा ही रहे हैं नहीं आ अभी रही मुझे? है। अ, अभी मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। मेरे ख्याल से नेटवर्क तो मेरा ठीक है। क्या अभी भी बिल्कुल वॉइस आवाज नहीं आ रही वॉइस है? ऑडिबल नहीं है आपका मेरे पास। ओ,
मैं एक बार सर दोबारा जोड़ने की कोशिश करता हूँ, रुकिए। कोई ईयरफोन है किसी के पास? बोलिए तो। जी सर, क्या अभी मेरी आवाज बेहतर है? क्या अभी मेरी आवाज बेहतर आ रही है सर? हेलो। हाँ। जी सर, अभी आवाज आ पा रही है मेरी? हेडफोन दो दिया था। आवाज नहीं, आवाज नहीं आ रही है ओहो। आ, भाभी। एक मिनट, हम ईयरफोन देखते हेलो। हैं लगा के। जी जी। जी सर। हेलो। हेलो। जी बोले। जी, अभी सर बेहतर है आवाज? हाँ अब बेहतर है। जी जी। तो जो लोग देख रहे हैं, हम आपसे माफी चाहते हैं, टेक्निकली जो है ये डिजिटल इंडिया की बातें हो रही हैं, पर डिजिटल हम हो नहीं पा रहे हैं। जी तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि हम लोग जब युवा थे, जब मैं कॉलेज में था, उस समय से ही ये बातें हो रही थी कि जो एक अच्छे कैंडिडेट को चुना जाए, पार्टी को न चुना जाए, हम कैंडिडेट को देख के वोट करें और लोकतंत्र को यही मजबूत बनाएगा। ये चीज सुनने में बड़ी ठीक लगती है, लेकिन आपका जो अनुभव रहा है, क्या आपको लगता है कि वाकई ये पॉसिबल है अगर हम सिर्फ कैंडिडेट्स के बेस पे चले जाएं और पार्टीज उससे बाहर हो जाएं? क्योंकि लोकतंत्र का जो हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम में विदाउट पार्टीज जो है एक सरकार को बनाना बहुत मुश्किल है। तो क्या ये माना जाए कि हमारा जो करंट स्ट्रक्चर है सिस्टम का, लोकतंत्र का, चुनावों का, ये सिस्टम ही आपको लगता है गलत है, या कुछ और ऐसा किया जाए कि इससे बेहतर हो? क्योंकि एक, मैंने बहुत से लोगों से बात की कि आपके यहाँ ये कैंडिडेट हैं, हम इसको क्यों नहीं वोट देते, तो उनका ये कहना होता है कि ये कैंडिडेट हार जाएगा, ये निर्दलीय है, अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो हार जाएंगे। और कहीं ना कहीं सरकार जब बनाने की बात आती है तो पार्टी के पीछे वो जाते हैं। तो ये आपको लग रहा है कि सिस्टम को हमें चेंज करने की जरूरत है, या यही वाला इलेक्टोरल सिस्टम कहीं ना कहीं इस उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा? देखिए, इसमें तो बहुत बड़े विमर्श का जरूरत है और इसमें बहुत बड़े रिसर्च का भी जरूरत है। और जहां तक बात है कि पार्टी सिस्टम होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन अभी जी। जैसे पार्टियों का जो मोनोपोली है, वो जिसको चाहे टिकट दें और जनता उसको वोट करती है। जब हाँ। तक इस मोनोपोली को नहीं तोड़ेंगे, जब एक बार जनता उसको तोड़ना शुरू करेगी तो देखिए, है क्या कि हमारा डेमोक्रेसी अभी किशोरावस्था से गुजर रहा है। अगर जी। हम लोग देखें तो हम लोग का 70-72 साल का डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं कि 2 साल, 200 साल, 300 साल हो गया है। तो एक तो जी। मेचुरेशन का फेज से गुजर रहा है हमारा डेमोक्रेसी। अगर मान लीजिए कि यदि उम्मीदवार को देखकर लोग चयनित करेंगे, अच्छे उम्मीदवार को, मेरा ये कहना है कि अच्छे उम्मीदवार को वो चुने चुने, हम्म। जो धनबल और बाहुबल और जातिवाद, जो डिफरेंट तरह के इज्म है, उनसे जी। बाहर होकर के, उनसे बाहर निकल के अपना कैंपेन चलाते हैं। ऐसे अगर कुछ उम्मीदवार चुनेंगे तो मेरा एक तो पहला ये कहना है कि वो अच्छा सरकार भी बनाएंगे। अगर हम्म। मिलीजुली सरकार भी बनाएंगे तो अच्छा सरकार बनाएंगे। अगर हम्म। मान लीजिए अनस्टेबल सरकार भी बनता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो एक, जैसे आप एक घर का एग्जाम्पल लीजिए, अगर पुराना घर है उसको हमको रिस्ट्रक्चर करना है तो थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ करना पड़ेगा, तभी जाके आप उसका नया रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, उसका नया एम्बियंस तैयार कर सकते हैं। तो वो बहुत जरूरी है। जी। इसीलिए मेरा ये मानना है कि जब अगर बहुत अच्छे उम्मीदवार चुनकर जाएंगे तो पार्टियों के ऊपर भी दबाव होगा। यह दबाव होगा कि अगर हम अपने पार्टी टिकट देने के समय में अच्छा उम्मीदवार ढूंढ कर नहीं देंगे, बेसिक कार्यकर्ता को नहीं देंगे, अच्छे इंटीग्रिटी के लोग को नहीं देंगे, ऑनेस्ट लोग को नहीं देंगे, तो जनता खुद अब ऐसे लोगों को चुनना शुरू करेगी। और जहां तक बात है हडल का, तो निश्चित रूप से ये हडल है, हमारे लिए भी हडल है और बाकी लोगों के लिए भी हडल है। लेकिन जब बहुतायत संख्या में हमारे जैसे लोग आएंगे,
मेरा ये कहना है, इसको सुनिएगा ध्यान से, और लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा कि इस पर विमर्श कीजिएगा। मेरे जैसे लोग जब बहुत सारे संख्या में आ जाएंगे मैदान में, तो निश्चित जनता उसको चुनना शुरू करेगी। हो सकता है प्रथम बार में ना चुने, लेकिन द्वितीय तृतीय बार में वो चुनना शुरू हम्म। करेगी। और हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं बदलाव के लिए। मेरी यात्रा विधायक बनने की नहीं है। लोग ऐसा समझते होंगे कि मैं विधानसभा के का चुनाव लड़ रहा हूँ और विधायक बनना मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य विधायक बनना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा लक्ष्य है इस लोकतंत्र को बचाना और सही चीजों को समाज में लेके आना, वोटिंग में लेके आना। इसीलिए मैंने इतना बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया है। अगर मैं कल को किसी सदन का सदस्य नहीं भी बनता हूँ तो मुझे दुख बिल्कुल भी नहीं होगा। और वो जनता का प्रॉब्लम है। अगर जनता अगर मुझे चुनती है तो वो जनता का बेनिफिट है। उनको हम्म। एक अच्छा कैंडिडेट मिलेगा, एक अच्छा उनका जनप्रतिनिधि मिलेगा जो उनके लिए सदन में आवाज उठाएगा, सड़क पे आवाज उठाएगा। नहीं तो वो उनको भुगतना पड़ेगा, जैसे हर साल होती है। लेकिन जब मैं फाइट करूंगा, मेरे से लोग फाइट करेंगे, तभी सुधार भी आएगा, तभी लोगों का ट्रस्ट लेवल भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। जैसे आजादी की लड़ाई लड़ी गई, या दूसरे देशों के हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, कई तरह तरह की क्रांतियां हुई वहां पे। तो एक दिन में थोड़ी हो गया ये चीज, तो वर्षों हम्म। लगे उसमें। आप कोई चीज पढ़ाई करते हैं, आप अभी जिस प्रोफाइल को आपने किताब लिखी, आपने बताया कि आपने एक किताब लिखी है, जी। क्या आप पहला दिन किताब लिखे? बहुत सारा अध्ययन किए होंगे, पहला अटेम्प्ट किए होंगे, एक चैप्टर लिखे होंगे, वो फाड़े होंगे, फिर मतलब फाइनल किताब लिखे होंगे, उसमें कई बार एडिट किए होंगे, कुछ चेंजेस लाए होंगे, और देन वो एक बुक का शक्ल लिया होगा। तो ये निर्माण का बिल्कुल। प्रक्रिया लंबा होता है। और मेरे से लोगों को समझना पड़ेगा। जो अब मेरे से लोगों का मेरा ये कहना है कि जो लोग पैसा, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, इन चीजों के मुंह से ऊपर निकल चुके हैं, अगर भगवान ने मुझे ये शक्ति दिया है, तो मुझे ये चैलेंज एक्सेप्ट करके समाज में आना चाहिए। मैंने किया और मैं आया हूँ। नहीं तो वरना मैं भी कहीं जॉब कर रहा होता, अपने लिए जी। कुछ जुगाड़ कर रहा होता, और ये सोचता कि ऐसा कर लेते हैं तो मेरा ये बच्चा सिक्योर हो जाएगा, मेरा घर हो जाएगा, मेरा गाड़ी हो जाएगा, मेरा बंगलो हो जाएगा। इन सब चीज के पीछे मेरा जीवन खत्म हो जाता। लेकिन मैं प्रयोग करने आया हूँ और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इस समय पे। और मैं देख रहा हूँ कि लोग ऐसा नहीं है कि उसको नकार रहे हैं बिल्कुल से। हाँ, कुछ रिजिड क्वालिटी के लोग हैं, उनके अंदर वो भी, जब मेरी बात मैं उनसे बात करता हूँ, आप किसी रिजिड से रिजिड आदमी को ले आइए मेरे पास, जो किसी पार्टी का समर्थक होगा, वो मुझसे अगर आधा घंटा बात करेगा तो उनको बदलना पड़ेगा, सोचना हम्म। पड़ेगा, उनको इतना जरूर कहना पड़ेगा, अच्छा ठीक है मैं आपकी बात पे विचार करूंगा। तो ये मेरी उपलब्धि है, ये मेरी मतलब जीत जी। है। मैं तो अभी सोच रहा हूँ कि मैं जीत चुका हूँ इस लड़ाई। ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही और संभवतः यही चीज हम लोग समझने में अक्सर देर कर देते हैं, क्योंकि ये मैं समझा नहीं पाया लोगों को, लेकिन आपने बहुत सुंदर तरीके से इस बात को समझाया है कि अगर हमें चीजों को बदलना है तो वो शुरुआत करनी पड़ेगी, एक दिन में नहीं बदलता। और यही कारण है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि एक ऐसे प्रत्याशी को वोट दें जो कि अच्छा प्रत्याशी हो, जैसे प्रत्याशी को आप चुनना चाहते हैं, क्योंकि यही दबाव जो है कहीं ना कहीं पार्टियों पे बनाएगा। अगर हम इस तरह का दबाव बनाए रख, अगर हम पार्टी के हिसाब से चलते रहे, ये मान के कि निर्दलीय कैंडिडेट सरकार बनाने में कैसे मदद करेंगे, तो ये यकीन मानिए कि पार्टी उसी तरह के कैंडिडेट्स को देती रहेंगी जिनको वो चाहेंगी। अगर हमें हमारे जैसा कैंडिडेट चाहिए तो हमें पार्टी से बाहर चुनना पड़ेगा, और ये बात बहुत ही अच्छे से अखिलेश जी ने बताई है। यहाँ पे जितेंद्र कुमार का एक सवाल है, लेकिन सवाल के साथ मैं अपना सवाल पहले ऐड करता हूँ। मैंने ये आपके चुनाव के बारे में पढ़ा कि एकदम जीरो बजट चुनाव है, आप अपनी गाड़ी में अपने मित्रों के साथ ही पूरा प्रचार कर रहे हैं, पोस्टर या बैनर इत्यादि का कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो ये जो पोस्टर बैनर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, विधानसभा क्षेत्र बड़ा है, लोगों को ये दिखता है कि ये व्यक्ति जो है जगह जगह नजर आ रहा है, तो वो आपको सुनते हैं। तो आपको नहीं लगता कि एक बहुत कठिन प्रक्रिया हो जाती है कि आप बिना किसी पोस्टर बैनर के, बिना किसी से बड़े प्रचार के लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं? और दूसरा, फिर इसी के अंदर मैं जितेंद्र जी का सवाल ऐड करता हूं कि क्या सिर्फ कैंपेन के आधार पे एक निर्दलीय कैंडिडेट को जनता भरोसा करे, और करे तो क्यों करे, किस तरीके से करे? नहीं, बहुत बेहतरीन सवाल है आपका। देखिए, पोस्टर बैनर का अपना एक वैल्यू है, मतलब जी। प्रचार में। लेकिन जब मैंने जीरो बजट का कॉन्सेप्ट डेवलप किया तो मुझे उसके लिए काउंटर मैकेनिज्म भी ढूंढना पड़ेगा। हम्म। और काउंटर मैकेनिज्म के रूप में मैंने ढूंढा, मैं पिछले इतिहास में गया, मैं देखा कि जब शुरू की आजादी की लड़ाई लड़ी गई, या उसके बाद का जो लीडरशिप डेवलप हुआ, तो उस समय मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा पोस्टर बैनर का इस्तेमाल होता था, और तभी भी लोग लड़ते थे। तो उस समय में नेताओं का जुड़ाव होता था जनता से। और उसी उसी से उस अध्ययन को या उस अनुभव को मैंने अपने लिए यूज किया। और मैं सोचा कि इससे दो फायदा है, एक तो मेरा खर्च बचेगा, दूसरा मेरा हम्म। जुड़ाव होगा लोगों से। मैं जितने लोगों तक जुड़ पाऊंगा, जितने लोगों तक पहुंच पाऊंगा, लोगों का मुझ पर यकीन बढ़ेगा और मेरा भी उनसे जुड़ाव होगा।
और उस क्रम में मैं उनकी समस्याओं को भी नजदीक से देख पाऊंगा। तो इसलिए पिछले 5 महीने से मैं यायावर की तरह लोगों तक पहुंच रहा हूँ, भटक रहा हूँ, गलियों में घूम रहा हूँ और देख पा रहा हूँ कि कितनी समस्याएं उनकी जीवन की। और समझिए, ये कैंपेन मेरे जीवन को बदल कर रख दिया। और जो चीज से हम आज तक मतलब समझिए कि जो जो चीजें आज तक मैं नहीं जान पाया था अपने इलाके के बारे में, इस 5 महीने में मैं जान पाया हूँ। और यहाँ भी मैं कहूंगा कि यहाँ भी मैं सोचता हूँ कि मैं जीत चुका हूँ। जो मैं ढूंढ रहा था वर्षों से, वो मुझे मिल गया। मैं पब्लिक से जुड़ना चाहता था, मैं लोगों के पास जाना चाहता था, वो मैं कर पा रहा हूँ। तो ये एक बात है। दूसरी बात है कि हाँ, ये जरूर है कि आप केवल कैंपेन के बल पर आप लोगों के बोल करके वोट निर्दलीय प्रत्याशी नहीं ले सकता है। तो उसके लिए आपको पहले ऐसा एक व्यक्तित्व बनना पड़ेगा, जो मैं बना हूँ। अब तक जो भी मेरा कार्य क्षेत्र रहा है, वहां मैंने बहुत खुलकर काम किया, लोगों के लिए काम किया, वो मुझे मदद पहुंचा रहा है। या जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, वो भी मुझे मदद पहुंचा रहा है। मैं 4 भाइयों से हूँ। मेरे पिताजी शिक्षक रहे हैं। तो वो लोग सारे के सारे बेदार छवि के लोग हैं। वो मुझे काम कर रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि लीडरशिप वही दे सकता है जो आदमी बेदाग हो, जिनको धन दौलत पद प्रतिष्ठा ये चीजें बहुत आकर्षित ना करता हो। तो वही आदमी सही मायने में नेतृत्व देगा। वो लोगों की समस्याओं को सुनेगा और लोगों की आवाज बनकर कहीं भी सरकार के पास या सदन में पहुंचेगा। वरना क्या होगा, जो लोग धन बल के बल पे आते हैं, पैसा दे के टिकट खरीदते हैं और फिर पैसों के बल पे कार्यकर्ताओं को घुमाते हैं फिराते हैं, लोगों को नशेड़ी बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना बड़ा डिफरेंसेस है। लोग अपने कैंपेन में लोगों को नशेड़ी बनाते हैं, कार्यकर्ताओं युवाओं के अंदर हुल्लड़बाजी जनरेट करते हैं। मैं उनसे भी बचता हूँ। मैं युवाओं के हाथ में किताब देता हूँ, उनको पढ़ने के लिए बोलता हूँ। ये मेरा कैंपेन का एक पार्ट है। जहां भी जाता हूँ मैं युवाओं को काउंसलिंग करता हूँ। तो मेरा एक तो समझिए सकारात्मक रोल है समाज में। और मैं समाज को कुछ दे पा रहा हूँ। देने के लिए मैं आया हूँ, लेने के लिए मैं नहीं आऊँ यहाँ। तो इसीलिए और बिल्कुल ये संभव है कि आप पहले अपना एक व्यक्तित्व का निर्माण कीजिए, लोगों के बीच जाइए, लोग निश्चित सुनेंगे। और ये सवाल ही नहीं है। लोग आधे अधूरे मन से करते हैं और हाफ हार्टेड करते हैं। हाफ हार्टेड करेंगे तो कुछ नहीं होगा। परिणाम की चिंता मत करिए कि आप जीतेंगे हारेंगे, 1 वोट आएगा 2 वोट आएगा। मैं ऐसे लोगों से भी काउंटर हुआ हूँ जो लोग बोलते हैं कि हाँ, निर्दलीय प्रत्याशी 200-400 वोट ले आता है। तो मैं उनको बोलता हूँ, मेरा यही जवाब होता है बहुत विनम्रता पूर्वक, कि आप 200 वोट की बात करते हैं, मैं तो 200 वोट गिनता भी नहीं। मैं तो सिर्फ अपना वोट गिनूंगा कि मेरा वोट सही से पड़ा कि नहीं। जैसे ही पहला राउंड का अनाउंसमेंट होगा कि अखिलेश कुमार हैज गॉट 1 वोट, तो समझिए मेरे लिए वो प्लेजेंट मोमेंट होगा एंड आई विल एंजॉय दैट मोमेंट। और मुझे अगला वोट का कोई फिक्र नहीं है। मैं लोगों से बोलने आया हूँ, लोगों से कहने आया हूँ, लोगों को बताने आया हूँ तो आप एक अच्छा उम्मीदवार चुनिए। और पूरे कैंपेन में आप कहीं भी गुप्त रूप से पता लगा लीजिए, मैं अपने लिए कभी वोट, मैं सिर्फ यही मांगता रहा और आज भी मांगता हूं कि आप जो है अच्छे उम्मीदवार को वोट देंगे, तभी आपको आने वाले समय में आपको अच्छा उम्मीदवार मिलेगा, अच्छा कैंडिडेट मिलेगा, अच्छा जनप्रतिनिधि मिलेगा, जो आपकी भलाई करेगा, साथ में लोकतंत्र बचाएगा और इससे हमारा राष्ट्र और समाज का भी हित होगा। आपकी बातों में मुझे वो गीता का जो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो बड़ा दिखता है कि अपना कर्म हम कर रहे हैं। अगर 1 वोट भी मिलता है तो फिर वो लगता है कि हाँ, मैं इस रास्ते पर निकल गया हूँ। बहुत ही अच्छी बात आपने कही सर। अब श्रुति का एक सवाल था और सवाल से ही जुड़ा मेरा सवाल था। बिहार में कहा जाता है कि आप पुलिस में लग गए, बिहार क्या देश में कहीं भी आप पुलिस में लग गए तो भैया आप तो सुधर गया, जीवन सुधर गया, कमाई का पोस्ट है। आपने बताया इससे पहले भी कि आप इस तरह में नहीं जाना चाहते, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको समझना चाह रहा हूँ पर्सपेक्टिव से कि पुलिस की नौकरी को भी एक तरफ जहां कमाई की नौकरी मानी जाती है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस एक ऐसी नौकरी है जो कि जनता के अंदर सिस्टम को लेके, कानून को लेके एक विश्वास पैदा कर सकती है। मुझे लगता है कि किसी भी नेता से पहले अगर किसी लोगों की समस्या, जो बेसिक समस्याएं होती हैं, वो पुलिस बहुत जल्दी उसको सुलझा सकती है। तो आपके पास पुलिस में रहते हुए भी एक ये मौका था जहां पे कि आप जन सेवा कर सकते थे। तो क्या ये जरूरी था कि उसके लिए चुनाव मैदान में ही आए, या फिर आप उससे पहले प्रोफेसर भी बने? यहीं पे श्रुति का सवाल भी मैं ऐड करना चाहूंगा। वो कह रही कि डीएसपी रहते हुए आपने इस तरह के कौन सी समस्याओं को देखा जिससे आपको लगा कि पुलिस को छोड़ के पॉलिटिक्स में आना चाहिए? तो दोनों सवाल कहीं ना कहीं आसपास ही हैं और मैं इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा। जी देखिए, बहुत ही स्पष्ट है इसमें
और आपका ये बिल्कुल कहना है कि वहां भी सेवा करने का संभावना है, इससे इनकार जी। नहीं किया जा सकता। और जितने दिनों तक मैं पुलिस में रहा उतने दिनों तक खुलकर सेवाएं दी लोगों को। मैंने उस नौकरी को बहुत एंजॉय किया। और आप जानकर आश्चर्य होंगे, मुझे जानने वाले लोग ये बहुत बोलते थे कि तुम हमेशा पुलिस से निकलने की बात करते करते हो, मेरे मित्र मंडली के लोग। लेकिन तुम्हारा ये उपलब्धि देख के नहीं लगता है कि तुम इसको बिल्कुल भी पसंद ना करते हो। हम बोले पसंद नापसंद का सवाल नहीं, सवाल है कि देखो ये नौकरी मैं करता हूँ और बहुत एंजॉय करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। यहाँ मैं लोगों तक जा पा रहा हूँ, लोगों को प्राइमरी स्टेज में, पहला इंस्टेंस में जो आप बोलते हैं जस्टिस देना, लोगों के अंदर जो रूल, लॉ ऑफ रूल का मतलब एक भरोसा दिलाना, वो चीज स्टैब्लिश कर पाना, और लोगों को सिक्योरिटी सेंस डेवलप कराना, तो वो मैं कर पाया वहाँ। तो उसमें कहीं कोई कमी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उससे मैं परेशान था, हताश था, या मुझे ऐसा नहीं लग पा रहा था कि मैं नहीं काम कर पा रहा हूँ। तो आप जाने, मैं बताना चाहूंगा खुलकर कि उस नौकरी को मैंने बहुत एंजॉय किया। वहां मुझे सीनियर पदाधिकारियों का भी बहुत सहयोग मिला, मेरे जो अधीनस्थ पदाधिकारी थे उनका भी मुझे बहुत सहयोग मिला। और ये मेरे सफलताओं में देखा जा सकता है कि जब आप काम करते हैं तो आप सफलता से, जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ेगा तो रिजल्ट होगा ही होगा। अगर वो रिजल्ट हो रहा है जिसका मतलब वो अच्छा पढ़ रहा है। तो वही चीज जी। है, मैंने इतनी उपलब्धियां हासिल की, उससे पता चलेगा कि कितना मन लगाकर मैंने काम किया उसमें। अब है बात कि वहां से क्यों निकला मैं, उसका जवाब मैं देना चाहूंगा कि देखिए, पुलिस में मेरा दायरा बहुत सीमित था, एक अनुमंडल तक हम सीमित थे। और जब मैं अपने आप को टटोलता था, जब मैं अपने आप से प्रश्न करता था, जब मैं अपने आप का विश्लेषण करता था, या आत्ममंथन जिसको बोलते हैं आप, तो मुझे ऐसा लगता कि मेरे अंदर बहुत संभावनाएं हैं, जहां मैं अगर यहाँ से निकलूं तो समाज के लिए मैं और बहुत बड़े लार्ज स्केल पे बहुत बड़ा कुछ कर सकता हूँ। वहां तो लिमिटेड था, जो रूल्स हैं रूल्स को ओबे करना है, ओबे कराना है लोगों से, जी। लोगों को जस्टिस देना। आपके डोमेन में, आपके क्षेत्राधिकार में जितने लोग हैं उन लोगों के लिए आप जस्टिस दे पा रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं वहां से निकला, कॉलेज गया, अब आप देखिए पूरे भारत वर्ष के स्टूडेंट मुझसे जुड़े, खासकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे जिनको मोटिवेशन के लिए कोई आदमी आगे नहीं आता है उनके लिए, तो मैं उनके लिए आगे आया, फेसबुक के माध्यम से लाइव प्रोग्राम किए गए मैंने। और मैंने काउंसलिंग के लिए सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों को बताया कि मैं आपका काउंसलिंग करूंगा। ऐसे बच्चे जो ग्रामीण एरिया में रहते हैं, उनके पास संसाधनों की बहुत कमी है, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, और वो बड़ी सफलताएं प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको पता नहीं है कि मतलब हाउ टू प्रोसीड। तो उन लोगों का मैंने काउंसलिंग किया, और हजारों छात्र मुझसे आज जुड़े हुए हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, कई उसमें ऐसे लोग हैं जो फोर्थ ग्रेड की नौकरी करते हैं, या बहुत साधारण काम करता है, और वो सिविल सर्विसेज की आज तैयारी कर रहे हैं। वो बड़ा एक वकील बनना चाहते हैं, बड़ा पत्रकार जी। बनना चाहते हैं, साहित्यकार बनना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं एक समझिए कि प्रेरणा स्रोत का काम करता हूँ, उनके लिए एक रिसोर्स पर्सन का काम करता हूँ, उनको काउंसिल करता हूँ, उनको एक एक्सपर्ट से, मेरे पास एक लंबा चौड़ा टीम है। मैंने नवोदय विद्यालय से पढ़ाई की, तो ऐसे ही हर सेक्शन का लोग हमारे अलुमनी में हैं। तो कोई जिस सेक्शन का हेल्प चाहिए उनसे मैं उनको कनेक्ट करता हूँ। तो ये जो मैं काम कर पा रहा हूँ, जहां मैं पहले एक अनुमंडल तक सीमित था, और ये दायरा मेरा भारत और भारत के बियॉन्ड भी बढ़ चुका है। जो लोग मान लीजिए मेरे मित्र मंडली के लोग भारत से बाहर हैं, और उनको भी कुछ मदद चाहिए यहाँ पे उनके भाइयों के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए, तो अब मैं कर पा रहा हूँ। तो ये एक बड़ा प्रोस्पेक्टिव में देखिए इसको। और वहां से निकल के आप जैसे कॉलेज गया, कॉलेज से निकल के चुनाव लड़ने का जो मेरा प्लान है, उसको भी समझिए कि जब आप बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़े लेवल पे चेंजेस लाना चाहते हैं, तो दो रास्ता है, एक तो आप एक्टिविस्ट हैं उसके माध्यम से ला सकते हैं, दूसरा पॉलिसी मेकिंग में जाकर ला सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर संसदीय प्रणाली में जाता हूँ, और मैं सदन में जाता हूँ, तो लोगों की आवाज बनता हूँ, तो वो एक प्लानिंग का हिस्सा होगा। मैं सरकार को बड़ा सुझाव दे सकता हूँ सदन में अपने अभिभाषणों के माध्यम से। और मैं सरकार को घेर सकता हूँ, सरकार को बता सकता हूँ कि भाई पब्लिक वेलफेयर में ये काम अच्छा है। तो अगर मेरा एक पॉलिसी, जैसे देखिए नवोदय विद्यालय से मैंने पढ़ाई की, और उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, तो राजीव गांधी का ये एक प्लान देखिए कितना ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों, जितनी हर जिले की ग्रामीण टैलेंटेड बच्चों के लिए कितना बड़ा एक काम हो गया। या ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। तो एक मनरेगा प्रोग्राम होता है। तो जब कोई एक विजनरी पॉलिटिशियंस होगा, तो वो समाज की दिशा बदल सकता है। जी। अब वरना मान लीजिए कि अभी क्या हो रहा है कि जो हमारे सांसद हैं, जो हमारे विधायक हैं, वो एक जॉब करते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर है, पत्रकार है, उसी तरह से वो एक नौकरी समझते हैं उसको कि मैं किसी सदन का सदस्य हो गया, बस दैट्स इट। तो लेकिन वहां से बियॉन्ड उसको नेतृत्व देना है,
और उसको मतलब नेतृत्व लोगों के लिए देना है, सरकार के लिए भी नेतृत्व देना है। अगर मैं एक सदन का सदस्य हूं तो सरकार को भी बता सकता हूं कि देखिए ये काम आप करेंगे तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। अब आप सोचिए कि एक एग्जाम्पल पकड़िए कि जिस समय में हमारे देश के करोड़ों मजदूर पैदल चल रहे थे, 1500 किलोमीटर पैदल चले भूखे प्यासे, उसमें गरीब मजदूर थे, प्रेग्नेंट वुमेन थी, महिलाएं थी, विकलांग लोग थे, बूढ़े थे, ऐसे लोग हताशा में 1500 किलोमीटर चले पैदल। और हमारे पास जो संसाधन थे, ट्रेन है, बसें हैं सरकार की या प्राइवेट बसें हैं, सब धूल फाकता रहा। क्या हमारे सांसद उस समय प्रधानमंत्री के पास जाते कि भाई इनको इनसे भेजिए, जो पैदल चल ही रहे हैं, कोरोना का उतना ही भय है, वो चाहे पैदल चले तभी भी स्प्रेड आउट होगा, वो बसों में जाएंगे तभी भी स्प्रेड आउट होगा। तो इससे अच्छा है कि इनको पैदल हटा के आप जो बसों में भेजिए, इनको सरकारी वाहनों में भेजिए, ट्रेन में भेजिए, आखिर बाद में खुला ही सब कुछ। तो कोई बताने वाला हुआ आप एक भी ऐसा सांसद का या विधायक का नाम बताएं जो जाके प्रधानमंत्री से मिला हो और वो उनको ये सुझाव दिया हो। अगर दिया होता तो सिनेरियो जरूर अच्छा होता, जरूर। लेकिन कोई करते नहीं है। अगर मान लीजिए विपक्ष के 40 50 100 सांसद ही हैं, 300 मतलब 150 200 विपक्ष के सांसद है, विपक्ष वाले लोग भी अगर आते, वो मतलब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए पैदल मार्च करके 50 किलोमीटर, तो क्या लगता है आपको सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनता? लेकिन हमारे पास तो पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक ही जैसे हैं, किसी में कोई फर्क नहीं है आज का डेट में। आप मतलब फर्क डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। अगर उनको तराजू पे चढ़ा दिया जाए ना, तो देहाती भाषा में हम लोग बोलते हैं पासंग नहीं लगेगा किधर की। दोनों झूठ बोल रहे हैं। आज वो बोलते हैं मैं इतना नौकरी दूंगा, मैं उतना नौकरी दूंगा, जब आपके पास मौका था तब आप क्या किए? जब भी क्राइसिस का टाइम आता है तो सरकार तो अपना टूटी बैठती है और विपक्ष भी अपना आराम से घूमते फिरते रहते हैं। जब चमकी बुखार का समय हो मुजफ्फरपुर का, या कोरोना का हो, या फ्लड का टाइम होता है, तो हमारा विपक्ष कहाँ रहता है? सरकार तो कुछ करती नहीं है। सरकार तो उसमें गोबर मिट्टी लगाती रहती है, वो केवल डेटा तैयार करती है कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। अब वो एक सेंटर चल रहा है फिल्टर का, तो वो बताएंगे 10 चल रहा है। और आप जाके ग्रामीण एरिया में घूमिए, कहीं कुछ नहीं है। आप दुर्दशा देखेंगे, ग्रामीण इलाकों का 8 फीट का वो रोड ढाल दिया है, दोनों तरफ प्लैंक है नहीं। अब वो बताइए कि एक सवारी जा रही है 1 किलोमीटर तक, दूसरी आएगी तो क्रॉस नहीं कर सकेगी। कौन इंजीनियर उसको प्लान किया, कौन उसको मॉनिटर करता है? देख के आश्चर्य लगता है ये दुर्दशा। तो यहाँ पे जनप्रतिनिधि का काम है, जनप्रतिनिधि क्या करते हैं? तो ये हमारे युवाओं का इतना दिग्भ्रमित है। तो मतलब ये मेरा कहना है कि इसीलिए मैंने ऑप्ट किया कि मैं जाऊंगा सदन की व्यवस्था में और वहां पे मैं आवाज उठाऊं। ये इसी वजह से मैं इसमें आया। आपने बड़ी अच्छी बात की। जनप्रतिनिधि, दरअसल ये जनप्रतिनिधि शब्द जो है ये गायब हो गया, हमारे वो नेता हो गए हैं। और हमें असल में नेता जो है, नेतृत्व करने वाला नेता, हमारा जो प्रतिनिधि हो वो चाहिए। दरअसल हम राजनीतिज्ञों को चुनने लगे हैं, हम नेतृत्व करने वाले जनप्रतिनिधि को नहीं चुन रहे हैं। ये कहीं ना कहीं कमी है। और यहाँ मैं अखिलेश जी की बात से बहुत ज्यादा सहमत हूँ कि जब तक ये हम ऐसे प्रत्याशी के साथ नहीं जाते जो प्रत्याशी इन चीजों को पार्टी से ऊपर उठ के जनता के साथ देखे, क्योंकि जो पार्टी के हिसाब से ही आए हैं वो पार्टी के हिसाब से चलेंगे, वो जनता के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे सर एक सवाल मेरा, कई सारे सवाल आपके इन सवाल से ही निकलते हैं, लेकिन चूंकि मनोज जी का कमेंट आया है और इस कमेंट के साथ ही मैं एक बिहार का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको उठाता हूँ। बिहार में अक्सर सबसे पहले पूछा जाता है कौन जात हो। ये जो कास्ट वाला इम्पैक्ट है ये बहुत ज्यादा आता है, और ये पॉलिटिकली जो है पार्टीज के अंदर डिवाइड भी बहुत स्ट्रांगली दिखता है। आप अपने नाम के साथ कास्ट आइडेंटिटी नहीं रखते, और मैं उस चीज को समझ सकता हूं जब कोई एक व्यक्ति पढ़ा हुआ है और इस तरह से चीजों को देखता है, सोसाइटी को जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, वो इस चीज की आइडेंटिटी को नहीं रखना पड़ता। लेकिन हमारे इलेक्टोरल सिस्टम का ये एक बहुत बड़ा सच है। आप जिस जगह से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर भी कास्ट बेस्ड वोट पड़ेंगे, एक कम्युनिटी पर्टिकुलर से लोग वहां पे दोनों प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशी हैं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं वो कास्ट वाला इम्पैक्ट आपको आएगा। और मनोज जी का सवाल मैं इसी में जोड़ता हूं कि कल को अगर किसी पार्टी को सिर्फ आपकी जरूरत पड़े सरकार बनाने के लिए, तो आप उसको समर्थन देंगे? क्योंकि यहाँ पे आपके सामने दोनों चुनाव होंगे। एक पार्टी हो सकता है जो कि आपके एजेंडे के साथ हो या ना हो, दोनों ही पार्टी आपके एजेंडे के साथ ना हो, और एक पार्टी है जहां पे कि आपके कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा हो, जिस विकास से आप माने ना माने, लेकिन आपके ऊपर कास्ट का दबाव आना शुरू होता है कि आप इसको सपोर्ट करिए। तो इस स्थिति को आप कैसे टैकल करेंगे? देखिए, अब तक का मेरे सफर से आप बहुत स्पष्ट शब्दों में समझ सकते हैं। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें मालूम है कि ये कितना चट्टानी व्यक्ति है। वो कास्ट लाइन हो, पैसा लाइन हो, क्षेत्र हो, इन सब चीजों से डिगने वाला मैं नहीं।
वो जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं अच्छे से, और तभी मुझसे जुड़ रहे हैं लोग। और जहां तक बात है कि चुनाव के बाद कि मैं किस पार्टी का समर्थन करूंगा, ये प्रश्न अभी बहुत प्रीमेच्योर है, तो मैं इसका यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कशन भी नहीं करना चाहता। और जहां तक बात है कि हमारे ऊपर वोटिंग के समय में कास्ट का दबाव है, तो देखिए बिहार में या पूरे भारत में निश्चित रूप से लोग ये बोलते हैं, हर लोग चर्चा में लाते हैं, चाहे वो टीवी डिस्कशन पैनल हो या लोगों का आम गॉसिप हो या पढ़े लिखे लोगों का गॉसिप हो या मूर्ख लोगों का हो, तो सभी जगह ये बातें चर्चा में होती है। लेकिन इसको मिटाने का प्रयास कितने लोग करते हैं? तो मैं ये कहता हूँ कि ज्यादा नहीं, 243 विधानसभा है मेरा बिहार में, बिहार का एक्सपेरिमेंट करते हैं। हर विधानसभा में 10 लोग इसके लिए तैयार, 10 यूथ तैयार हो जाए, 4,000 5,000 युवा तैयार हो जाए, एक आंदोलन का रूप ले ले, तो अपने आप खत्म हो जाएगा। कौन खत्म करेगा इसको? निश्चित रूप से हमारे जैसे आपके जैसे युवा इसको खत्म करेंगे। और यकीन मानिए ये चीजें अब खत्म हो रही हैं। जिनको नहीं दिख रहा है वो समझिए कि हट कर रहे हैं। मुझे तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इनकी ये कास्ट लाइन की पॉलिटिक्स का आयु अब मैक्सिमम 5 साल 10 साल है, उससे ज्यादा नहीं है। लोग अब समझने लगे हैं कि हम कास्ट लाइन पे वोटिंग करके बेवकूफ बनते हैं, और इनको खत्म करना है तो हमारे जैसे युवाओं को बहुत आगे आना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उनको एक रोल मॉडल के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश करना पड़ेगा। जब मैं आज इतने दिनों तक किया हूँ, पिछले जो 10-15 सालों से मेरे नवोदय के दोस्त मुझे जानते हैं, तभी आज वो अनकंडीशनल मुझसे जुड़ रहे हैं। अगर मैं इस बीच में अपना इंटीग्रिटी कभी भी खोया होता जॉब के क्रम में या और किसी दूसरे क्रम में, तो उनका अविश्वास मेरे ऊपर रहता। लेकिन मैं लगातार, और आज भी अगर इसके बियॉन्ड कर रहा हूँ, तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ रहा है। कल 1 साल बाद और ट्रस्ट बढ़ेगा। देखिए ये कार्मा कैसे बढ़ रहा है, तभी आप मुझसे जुड़े। पहले आपसे मेरा कोई परिचय नहीं था, लेकिन मेरा कार्मा बढ़ रहा है, उसी का आप एक हिस्सा है। तो मैं तो यात्रा पे निकल चुका हूँ, और यात्रा में कार्मा बनते जा रहा है। और चिंता तो उसको होगी ना, जो लोग मान लीजिए 5 करोड़ रुपया खर्च करके चुनाव लड़ रहे हैं, वो अगर हारेंगे तो उनको समस्या होगी। मैं तो जन्म से, ब्लड से या सोच से एक एक्टिविस्ट व्यक्ति हूँ, और एक्टिविस्ट व्यक्ति के लिए पद कोई मायने थोड़ी रखता है, कहीं मायने नहीं रखता है। और एकदम कहीं दूर दूर तक मेरे जहन में पद का पाना ना पाना, ये कहीं कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। हम निकले हैं जिस सफर पे, वो सफर मेरा जारी है, और रोज उस सफर में मैं एक कदम आगे बढ़ रहा हूँ, ये आप जानिए। और मतलब ये मुझे दिख रहा है, और मेरे से जो बहुत व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं उनको दिख रहा है कि ये अपने यात्रा में हर रोज एक कदम आगे बढ़। और जो आम लोग हैं उनको तो ऐसा लगेगा कि जैसे सपोज करिए कि मैं चुनाव जीतता हूँ तो लगेगा कि जीत गया, अगर मैं हारता हूँ तो लगेगा कि हार गया, आया था बहुत काबिल बनने। तो लेकिन मैं तो काबिल बनने आया था समाज के लिए, और समाज के लिए मैं काबिलियत अपना देता रहूंगा, उसे पीछे हटने की बात थोड़ी है। जो मैंने ठान रखा है कि युवाओं के लिए मैं काम करूंगा, उनके उनके लिए मैं मार्गदर्शन करूंगा। जो बच्चे मटर गश्ती करते हैं, बंडोली करते हैं, मैं उनके हाथों में किताब दूंगा, वो मेरा जारी रहेगा। और जो लोग दिग्भ्रमित हैं, जो लोग नशा में जा चुके हैं, उनको नशा से बाहर लाना, जो लोग मान लीजिए गलत चीजों में जा चुके हैं, उनको गलत चीजों से बाहर लाना, और समाज निर्माण में कैसे उनका कंट्रीब्यूशन होगा, उनके लिए कैसे मोटिवेट किया जाए, कैसे उनका इस्तेमाल किया जाए। तो अब तो मेरा जीवन उसी के लिए समर्पित है, इसमें कहीं कोई दाग है ही नहीं। और मैं ऐसे संस्थान से जुड़ा हूँ वो बिहार का सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छे बच्चे आते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी के लोग आते हैं, मुझसे मिलते जुलते हैं, और ये सफर तो अब निकल चुका है। और आप देखिएगा आने वाला समय में 2 साल 4 साल में हमारे यूथ का जो एक बड़ा टीम तैयार हो रहा है, और यही टीम पूरे बिहार में परिवर्तन लाएगा। जहां प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में चलने वाला पार्टी को भी नतमस्तक होना पड़ेगा, उनको झुकना पड़ेगा। और वो समय अब बहुत दूर नहीं है, संघर्ष करेंगे हम, संघर्ष के लिए तो हम आए ही है, और उनको उखाड़ फेंकेंगे, और उखड़ चुके हैं वो। और ये जो मान लीजिए लोगों को नशेड़ी बना रहे हैं ना अभी चुनाव अभियान के क्रम में, उन लोगों का बुरिया बिस्तर बांधने की तैयारी में है हम। उनके आखिरी मतलब उनके समझिए उनके ताबूत में आखिरी कील छूटने की तैयारी हो चुकी है, कील खरीदा जा चुका है, हथौड़ा आ चुका है, अब बस मारने भर का देरी। बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही हो। अच्छा, यहाँ पे सर 2 सवाल मैं इकट्ठे करता हूं और उसको मैं अपने सवाल के साथ जोड़ता हूं। एक सवाल मनोज जी का और आया था कि आप अपने जैसे युवाओं को क्यों नहीं जोड़ते। दूसरा सवाल विकास जी का आया है कि आपने अब तक ऐसा क्या किया कि जनता आपको विधायक चुने। और यहाँ पे मैं तीसरा सवाल इसी के अंदर जोड़ता हूँ। आपने इस बीच में बहुत सारी बातें बताई, और हम जानते हैं कि आपने बहुत सारा सोशल वर्क किया। हिंदुस्तान में पॉलिटिशियंस की इमेज बहुत खराब है। आप तब तक बहुत अच्छे हैं जब तक कि आप समाज के लिए
काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप उस काम को करते हुए राजनीति की तरफ बढ़ते हैं तो लोगों को आपके नियत पे संदेह होना शुरू होता है। सोनू सूद का एक उदाहरण देख रहे हैं, सोनू सूद की सब तारीफ करते रहे, बीच में एक बार उन्होंने किसी मंत्री से मुलाकात कर ली और उसके बाद उनको दूसरी साइड ट्रोल करना शुरू किया। अब यहाँ पे जो संदेह क्रिएट होता है, आप पुलिस की नौकरी छोड़ते हैं, आप प्रोफेसर बनते हैं, क्योंकि प्रोफेसर बनने के बाद आप चुनाव लड़ सकते हैं, ये आपको अनुमति मिलती है। आपने बहुत सारे गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाया है, आपने अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ उनको मदद की है। और यहाँ पे ये जो संदेह लोगों का होता है कि जब आप चुनाव मैदान में उतरते हैं तब ये संदेह आता है कहीं ये सारा का कुछ चुनाव जीतने के लिए तो नहीं था। तो यहाँ पे आप इस चीज को, ये संदेह लोगों के मन में कई बार होगा, वो सामने आके खुल के नहीं कहेंगे आपसे, या कुछ लोग खुल के भी कहेंगे। तो इस संदेह को आप कैसे दूर करेंगे कि मैं जो काम कर रहा हूं, मैं इस सिस्टम में आना चाहता हूं, लेकिन ये काम जो है जनता के लिए करना, गरीब बच्चों को पढ़ाना, ये कहीं भी इसका हिस्सा नहीं था कि ये आपकी पॉलिटिकल जर्नी के लिए एक रास्ता बने। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। अगर उस तरफ हम होते तो मैं भी इस तरह का संदेह कर सकता था किसी व्यक्ति के ऊपर। तो देखिए, अब इसमें है कि मैं ये बताना चाहूंगा, आज से 25 साल पीछे चलिए। जब 25 साल पीछे भी कोई सोशल क्राइसिस आता था, उस समय भी हम लोग बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लेते थे, जितनी हमारी ताकत थी उस समय में। कम से कम हम मित्र मंडली के लोग, दासी लोग मिलकर कुछ करने का जरूर कोशिश करते थे। तभी 25 साल पहले मैं ये योजना नहीं बनाया था कि चुनाव लड़ूंगा। तभी तो हमारे यही सपने थे कि मैं IIT पास करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। उस समय तो मान लीजिए कि कोई इस तरह का बात नहीं था, करियर बनाने का होड़ था, करियर बनाने के पीछे हम लोग लगे हुए थे। तो अब 25 साल पहले कोई आदमी प्लान नहीं कर सकता है कि वो चुनाव लड़ेगा आगे। उसी तरीके से जो मेरे लोग जानते हैं, जिस क्षेत्र से मैं लड़ रहा हूँ चुनाव, मैं तो बोला कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, हमारे परिवार के लोग सभी लोग जॉब में, इंक्लूडिंग मेरे पिताजी, मेरी भाभी लोग, मेरे भैया लोग, कोई भी आदमी खाली नहीं है। तो अब ऐसी परिस्थिति में फिर भी हम लोग मदद करते हैं। और जब मैं इससे पहले पुलिस जॉब में था, उस समय तो कोई चुनाव लड़ने की बात ही नहीं। जब मैं कॉलेज में आया तब चुनाव लड़ने की बात हुई। तो जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था, उस समय भी लोगों की मदद करता था। उस समय जब आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब हम नवोदय से निकले तो हमारे एक मित्र थे और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वो बोला कि मैं भी तैयारी करूंगा, तो हम लोग कई मित्र मिल करके उनको कोऑपरेट। तो उस समय हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी थोड़ी किए थे कि आगे जाके आज से 20 साल बाद हम लोग चुनाव की लड़ाई। ये कहानी आपको बताते हैं 1995 की, आज से ठीक 25 साल पहले। 25 साल पहले हमने कोई योजना नहीं बनाया था कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तभी भी काम करते रहे। तो हमारे लोकेलिटी के लोग जानते हैं कि हेल्प करना इनके खून में, इनके पेरेंट्स के पास, इनके भाइयों के पास, इनके मतलब बाकी चीजों के पास है। और इस दरमियान में जो लोग क्यों मुझे ट्रस्ट करेंगे कि मैं क्या किया सोसाइटी के अंदर, तो वो आपको मालूम है कि जैसे सोनू सूद का नाम लिया लॉकडाउन में, वो बड़े फिल्म स्टार थे तो उनका बहुत नाम हुआ। हम लोग उस प्रोफाइल के नहीं थे, तो लेकिन उनसे कम काम हम लोग नहीं। हम लोगों ने भी बहुत बहुत काम किया। हम लोग पूरे देश भर में नवोदियन का नेटवर्क बनाए, और आप जानेंगे लाखों मजदूरों को हम लोग मदद पहुंचाए, स्टूडेंट्स को हम लोग मदद पहुंचाए, और उनको मतलब रेस्क्यू करने से लेकर के उनको राहत सामग्री पहुंचाने से लेकर के उनका काउंसलिंग करने तक का काम हम लोग किए। और ये टीम बना कर किए। जो बड़ी संस्थाएं काम कर रही थी उनसे भी हम लोग संपर्क स्थापित करके, जो लोग हमसे मेरे संपर्क में आए, उनके लिए मैंने मदद पहुंचाने का काम किया वहां पर। तो अब आप देखिए कि इसीलिए लोग ट्रस्ट करते हैं। और चुनाव लड़ने का जहां तक बात है, तो लोग इसको उस प्रोस्पेक्ट में देख सकते हैं। जब मेरे जैसे आदमी आएंगे, जब राजनेता एक अच्छे राजनेता के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश करेंगे, जब देखेंगे कि नहीं इनका इंटीग्रिटी 5 साल सदस्य रहने के बावजूद नहीं लॉस हुआ है, तो भरोसा करेगा लोग। तब फिर मेरे जैसे और लोग जो आएंगे, तो उनके ऊपर लोग ट्रस्ट करेगा कि नहीं भाई इनके ऊपर ट्रस्ट करो, फलना आदमी आया था तो वो इस तरह का काम किया और आज तक वो अच्छा बना हुआ है। तो हमारे इतिहास में बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिनका उदाहरण हम ले सकते हैं कि जो राजनीतिक थे और उनका कोई इंटीग्रिटी प्रश्न चिन्ह नहीं है, उनके किसी भी मतलब इंटीग्रिटी नहीं। ऐसे लोगों की कमी हो गई पिछले 10-20 सालों में, तो उनको करने के लिए हम को आना पड़ेगा। वो क्या एक होना शुरू हो जाए, अलग अलग हो, एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा समाज सेवी बनता है,
बनता है। अब पॉलिटिशियंस को विकसित राष्ट्र कोई समय नहीं। तो जब लोग इंटेंशन मजबूत के साथ, जिनके अंदर बैंक बैलेंस, मकान बनाने की गाड़ी और गहना जेवर खरीदने का ललक, तभी जाके चीजें अच्छी होंगी। तो उसके लिए आना पड़ेगा। हम आ चुके हैं और देखिए पुलिस की नौकरी की है हम, वहां मेरा क्या लाइफ रहा है, क्या लाइफ स्टाइल आज हम जीते हैं, वो सबों को पता है, सबों को दिखता है कि 6 साल नौकरी करने के बावजूद रहता हूँ, अभी तक हमारे पास अपना घर नहीं। तो वो मेरा जिंदगी है और बहुत एंजॉय, उसमें मुझे दुख नहीं, बात को लेकर दुख। मैं यहाँ आना इसलिए चाहा उचित कि आप उससे समझ सके कि क्या मेरा पिछला इतिहास रहा है और कहाँ मैं जाना चाहता हूँ। एकदम से क्लियर है। जब लोग सामने आएंगे तभी लोगों की भ्रांति टूटेगी, केवल बात करने से नहीं होगा। जब हम ये बोलेंगे कि भगत सिंह बगल के पड़ोसी घर में आ जाए और वो वहां पैदा हो, चंद्रशेखर आजाद हमारे पड़ोस में पैदा हो, तब कभी हमारे देश का स्थिति नहीं सुधरेगा। जब हम खुद हम अपने बच्चों को भगत सिंह बनाना शुरू नहीं करेंगे, जब हम खुद अब गांधी नहीं बनना शुरू करेंगे, जब हम खुद अपने बच्चों को गांधी बनाने के लिए प्रेरित ना करेंगे, गांधी बनने के लिए प्रेरित ना करेंगे, तब तक सुधार की कल्पना करना, उसमें बहस करना व्यर्थ है। इसीलिए हम त्याग करके आ चुके हैं और हम अपने बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करते रहते हैं। उसको कभी ये नहीं बोलते हैं कि तुम ये नौकरी करो और इतना बड़ा तुम पैसा कमाओ। उनको मैं यही बोलता हूँ कि ये अच्छा नागरिक बनो और सर्व करो नेशन, सोसाइटी को सर्व करो। ये बहुत ही आपने अच्छी बात बताई कि ये जो कहीं ना कहीं बचपन से उस चीज को डेवलप करने की आवश्यकता है कि सोसाइटी को सर्व करना है, नेशन को सर्व करना है। और जो एक संदेह जो प्रत्याशियों के लिए होता है, जो आप देख रहे हैं, आप इस चीज को देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है चेक करना कि क्या किसी ने ये काम करना आज शुरू किया है चुनाव से पहले, ऐसा नहीं। जो मैं भी सर का बैकग्राउंड जानता हूँ, बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं और ये चीज जो है अपने आप में एक ऑथेंटिसिटी को लेके आती है कि कोई व्यक्ति कितना इसकी जनसेवा की तरफ झुकाव है। अब सर कुछ एक कमेंट्स हैं और उस कमेंट के साथ मैं अपने सवाल को फिर से जोड़ रहा हूं। से एक कमेंट था कि मौजूदा सरकार की क्या खामियां रही हैं, और यहाँ पे मैं सिर्फ मौजूदा सरकार की बात नहीं करूंगा। इसी में एक और कमेंट है कि राजनीति को दिशा देने वाले जेपी का बिहार खुद दिशाहीन कैसे हो गया। और यही जो है मेरा भी सवाल है। एक समय आपका जो चुनाव का मुद्दा है रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य है, ये मैंने आपके किसी इंटरव्यू में पढ़ा था। यही 3 मुद्दे मेरे ख्याल से आजादी के बाद से देश भर में रहे हैं, बिहार में भी रहा है। और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ से आप लेबर क्लास से लेके और सिविल सर्विस तक जितने भी सर्विस के सेक्टर हैं कॉर्पोरेट के अंदर, आप देखें बिहार के लोग भरे हुए हैं और अपना टैलेंट साबित कर रहे हैं। लेकिन हमें यही चीज करने के लिए अपने राज्य में वो जगह नहीं मिलती। हमारे को स्वास्थ्य की बात इतने सालों से लोगों ने वोट किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे स्टेट में ये चीजें नहीं हुई हैं। और यही जो है वादे हर नेता ने किए, हर पार्टी ने किया कि रोजगार होगा, शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा। आप भी वही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आएगा कैसे? ऐसा क्या रहा कि पीछे के लोगों ने भी ये किया, उनकी इंटेंशन नहीं थी या थी मैं नहीं जानता, लेकिन वो असफल हुए। और जब आप भी इन्हीं 3 मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो आप ऐसा क्या डिफरेंट करने वाले हैं कि अगर पूरे राज्य में नहीं तो कम से कम आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर इसकी सफलता बढ़े? क्योंकि मैं मानता हूं एक विधानसभा क्षेत्र में भी अगर सफलता होने लगी तो पूरे राज्य में हो जाएगी। देखिए दो तीन बात इस संदर्भ में हम बताएंगे आपको जी। एक पहली बात तो इस पूरे फेलियर के लिए सरकार से ज्यादा दोषी मैं आज के डेट में जनता को मानता हूँ। क्योंकि जनता अभी कुछ दिन पहले, करीब 5-6 महीने पहले, मैंने एक मुहिम चलाया था, लोगों से बोला था कि आप किसी को भी वोट कीजिए, कोई फर्क नहीं, आप किसी को पसंद कीजिए, कोई फर्क नहीं, कोई शिकायत नहीं, लेकिन आप अपने पसंद के नेता, अपने पसंद के सरकार से प्रश्न। और ये सबसे अच्छा मौका अभी के समय में अगर आप अपने वोट मांगने वालों से ये सवाल करना शुरू करेंगे तो उनके ऊपर दबाव होगा। अब जब सरकार बन जाएगी तो हम लोग फिर अगला 5 साल का इंतजार करें। तो जैसे पहले कई लोगों की बातें कही हुई है, कई महापुरुषों की बात, साहित्यकारों की बात कही हुई है, कई राजनेताओं ने ये बात कही है कि जब सड़कें सुनी होती हैं तो संसद आवारा हो जाता है। ये सुने होंगे आप लोग। जी। तो अब मेरा ये कहना है कि हम लोग सवाल करना बंद कर दिए। जो एक आम नागरिक है वो बंद कर दिया है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बंद कर दिए हैं। जो लोग एडवोकेसी करने वाले हैं, तो एडवोकेसी करने वालों में मैं मानता हूँ कि जो प्रोफेसर्स हैं,
जो पत्रकार हैं, जो वकील हैं और जो राइटर्स हैं, ये लोग एडवोकेसी करने वाले लोग हैं समाज के ऑन बिहाफ में, और वो भी सवाल करना बंद कर दिए हैं। वह भी पार्टी और अपने नेता की वजह से डिवाइडेड हो गए। मेरा ये कहना है कि मैं अपने पिता को बहुत पसंद करूं, मैं अपने पिता को बहुत सम्मान दूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सम्मान में कोई कमी नहीं आना चाहिए, उनको पसंद करने में कोई कमी नहीं आना चाहिए। लेकिन उनके गलत नीतियों का हम जरूर विनम्रता पूर्वक विरोध करें और उनसे उस पर हम लोग सवाल करें, उनसे उस पर हम लोग वार्तालाप करें। जिस दिन ये शुरू हो जाएगा तो हमारे अभिभावक के ऊपर भी एक दबाव होगा कि हम खुला सांड जिसको बोलते हैं। अभी आप देखिए पिछले 30 वर्षों में, जहां तक 30 वर्षों से पहले का सरकार के बारे में हमको आइडिया नहीं है, क्योंकि उसका अध्ययन मैंने अपनी नजरों से नहीं देखा, किताबों में पढ़ा और लोगों से सुना, वही मेरे पास जानकारी है। लेकिन पिछले 30 वर्षों की सरकार को हम नजदीक से देखे, उसको समझ पाए। ये लोग खुले सांड की जैसे काम किए। क्यों काम किए? क्योंकि जनता समर्थन के नाम पे डिवाइडेड है और उनके पीछे पागल है। जिस दिन जनता सवाल करना शुरू करेगी, वो भी लगाम में आएगा। आज सरकार कॉर्पोरेट गवर्नमेंट के रूप में तब्दील हो गया है। यहाँ पे मतलब जनप्रतिनिधियों का कोई महत्व नहीं रह गया है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का कोई अर्थ नहीं रह गया। तो जो लोग मतलब पार्टी नेतृत्व है, वो अपने आप को भगवान समझ बैठे हैं और वो जनता को कुछ नहीं। जनता आज के डेट में मतलब 2-3 चीजों में बिकी हुई है। या तो पार्टी के नाम पे वो बिकी हुई है, धर्म के नाम पे बिकी हुई है, जाति के नाम पे बिकी हुई है, पैसा के नाम पे बिकी हुई है, क्षेत्र के नाम पे बिकी हुई है। तो इन चीजों से जिस दिन वो ऊपर उठना शुरू करेगी, अब है सवाल कि उठाएगा इसको कौन। एक आम जनता में इतना समझ होता नहीं कि वो मतलब उससे उतनी चीजों को एनालाइज कर पाए। और इतने चीजों को एनालाइज करने के लिए मैं बोला अभी आपको कि जो हमारे समाज का एडवोकेसी करने वाला लोग है, जो हमारे समाज के एडवोकेट है, उन लोगों को सामने आना पड़ेगा, यूथ को सामने आना पड़ेगा और इसके लिए एक मुहिम चलाना पड़ेगा। और जब हम लोग मुहिम चलाएंगे तो उनके ऊपर नियंत्रण लगेगा। अब रही बात है कि हम अपने क्षेत्र में कैसे विकास कर पाए। अगर एक क्षेत्र की बात करें, शिक्षा का हो या रोजगार का हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या हेल्थ सेक्टर का बात हो, तो अब आप देखिए कि अभी सभी जगह में पीएससी खुले हुए और हॉस्पिटल में डॉक्टर अपॉइंटेड है, लेकिन वो फंक्शनल नहीं। लेकिन बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव, बीइंग अ एमएलए, हम अगर वहां पीएससी पे 4-5 विजिट करेंगे, पॉजिटिव सेंस में भी अगर विजिट करेंगे, तो वहां डॉक्टर को आना पड़ेगा और वहां सारी सुविधाएं अपने आप लग जाएगी। अगर मान लीजिए बीइंग अ एमएलए हम 10 स्कूलों को सिलेक्ट करेंगे, उसको रैंडम विजिट करेंगे, वहां के लोगों से बात करेंगे, वहां के बच्चों से बात करेंगे, वहां के शिक्षकों से बात करेंगे, अधिकारियों को लेकर वहां जाएंगे और उनकी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट तक जाएंगे, तो उसमें सुधार तुरंत शुरू हो जाएगा। ये सारी सुविधाएं, जैसे स्कूल है ऑलरेडी, शिक्षक बहाल है, हॉस्पिटल है ऑलरेडी, वहाँ डॉक्टर बहाल है। अगर बहाल नहीं है तो कुछ 1-2 डॉक्टर जरूर होंगे, कमी हो सकती है, लेकिन जीरो बिल्कुल नहीं होएगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर उनका मॉनिटरिंग अच्छा हो जाए, अगर उनके लिए बातें उठने लग जाए, अगर उसका एक स्थानीय सांसद और विधायक अपने जो जिला का कलेक्टर है, जिला का सीएस है, जिला का डीईओ है, विभाग के हर विभाग के जो हेड है, उनसे मिलना शुरू करे, उनको साथ में बिठा के जो रिमोट एरिया वहां लेके जाना शुरू कर दें, तो आपको क्या लगता है कि सुधार नहीं होगा? कितना समय लगेगा? जो एस्टैब्लिश चीजें हैं उनमें तो मुश्किल से 1 महीना समय लगेगा और 1 महीना के अंदर उनके अंदर समझिए कि वो फंक्शनल हो जाएगा और उनको फंक्शनल बनाए रखने के लिए आप उनका बीच में क्रॉस चेक करते रहिए। अब जो चीजें नहीं है, जहाँ सड़कें नहीं है, तो उनका प्रपोजल लेके आप जाइए मंत्रालय में, उनका प्रपोजल लेके आप सीएम के पास जाइए, उनका प्रपोजल लेके कंसर्न विभाग में जाइए। आप 10 प्रपोजल लेके जाएंगे, 5 बनेगा, 6 बनेगा, 8 बनेगा। ऐसा तो नहीं कि वो आपका प्रपोजल को एकदम से डिस्कार्ड कर देगा, लेकिन उसके लिए जनप्रतिनिधि को काम करना पड़ेगा, प्रतिनिधि के जैसा काम करना पड़ेगा, उसको अपना प्रॉपर्टी बढ़ाना और अपना जो धन संपत्ति बढ़ाने का के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, तभी जाके सुधार होगा। और ये बहुत, मैं तो कहता हूँ कि अगर हर सांसद हर विधायक सोच ले तो उसके क्षेत्र में 70-80% सुधार तो 2 महीने के अंदर आ जाए। 20-30% जहाँ कंस्ट्रक्शन होना है, जहाँ पे कुछ निर्माण होना है, तो उसमें वक्त लगेगा, लेकिन जो चीजें निर्मित है, जो संगठित है, वो फंक्शनल होना है तो 1 महीने 2 महीने का चीज है, उससे ज्यादा तो लगना नहीं है। जब आपके पास सारा संसाधन अगर कोई चीज है, खाना बनाने में कितना समय लगेगा? बहुत कम समय। अगर हाँ, जहाँ चूल्हा बनाना पड़ेगा, जहाँ सब कुछ लेके आना पड़ेगा, तो वहां पे थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा। लेकिन जब चूल्हा है,
सारा ड्राई राशन है आपके पास, गैस सिलेंडर है, तो बनाने में जो समय लगेगा, एक घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा, यही ना। तो वो काम तो कम से कम पहले शुरू हो एक आंदोलन के रूप में, बाकी चीजें होंगी। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक एजेंट को सेलेक्ट करके भेज रहे हैं। तो जनता को समझना पड़ेगा, जनता जब जागरूक होगी और हम लोग जैसे लोग आएंगे तो जनता जागरूक होगी। केवल जनता के ऊपर हम लोग नेता, और देखिए अभी जो लीडरशिप है हमारा, वो कॉर्पोरेट लीडरशिप में कन्वर्ट हो चुका है। वो बिजनेस के रूप में इसको देखती है। तभी बड़ी बड़ी रैलियां, महंगी चीजें और चुनाव में इतना पैसा खर्चा करना, इस तरह का तिकड़म लगाना, ये सब भूल जाएंगे लोग। लोग सामने तो आए, हिम्मत तो करे। एक जनरेशन मेरे से लोगों को त्याग करना पड़ेगा। हो सकता है कि हम मान लीजिए लड़ते रह जाए, हमको कोई उपलब्धि ना हासिल हो, लेकिन बाद वाले जनरेशन को। आपको मैं एक उदाहरण दूंगा। मैं इग्नू से बीएससी किया और पटना यूनिवर्सिटी में एमएससी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, और वो इग्नू की मार्क्स को समझ ही नहीं पाते थे। वो ग्रेड सिस्टम में मार्किंग होता था उनका, बहुत सारे पेपर्स होते, और यहाँ पे जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में उतने पेपर्स नहीं होते थे। तो ये लोग समझते नहीं थे मार्क्स। हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, 4 महीने लड़ाई, यहाँ से लेकर दिल्ली तक। और जब लास्ट में मैंने मुकदमा का धमकी दिया, उसके बाद इनका सीनेट का बैठक हुआ पटना यूनिवर्सिटी का। उसमें जो एक होता है सिलेबस इक्विवेलेंस कमेटी बना, और उसके बाद उसमें निर्णय हुआ कि नहीं, इग्नू के बच्चों को एडमिशन मिलेगा। और बच्चे मिल रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं बहुत सारे बच्चे। मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन दूसरे लोग पढ़े। सौभाग्य देखिए मेरा, जिस कॉलेज में मैं नहीं पढ़ पाया, आज मैं वहां का प्राध्यापक पढ़ा रहे। भगवान को वहां मुझे भेजा था, मैं चला गया वहां पे। लेकिन मैं लड़ाई लड़ी थी 6 महीने तक। मैं पटना दिल्ली करता रहा। जनरल, उस समय मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं स्लीपर में भी टिकट कटा सकूं। मैं जनरल का टिकट लेता था, और जनरल में मैं बैठ के दिल्ली जाता था। वहाँ इग्नू में लड़ता था, वहां के वाइस चांसलर से मिलता था, उसको बोलता था कि तब वो मतलब यहाँ के वाइस चांसलर को काफी डांट लगाए थे। बोले थे हम तुमको सुप्रीम कोर्ट में घसीटेंगे, मेरा नेशनल यूनिवर्सिटी है, तुम उसका वैल्यू नहीं दे रहे हो। 4 महीने बाद जाके ये परमिशन मिला कि नहीं, इग्नू के बच्चे पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते। लड़ाई लड़ी, हमने जीती। मैं नहीं पढ़ पाया, क्या फर्क पड़ा, बाकी बच्चे तो पढ़ रहे हैं आज इग्नू वाले जी। तो उसी तरह से मैं मान लीजिए लड़के यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन बाकी आएंगे, उसको तो सफलता मिलेगा। एक अच्छा माहौल तो बनेगा देश के अंदर। अब हमको देख के बहुत सारे युवा आएंगे सामने कि सर लड़ रहे हैं, हम लोग संगठन करेंगे। चुनाव के बाद देखिए कितना मजबूत संगठन हम लोग बनाते हैं। लोगों को अभी पता नहीं है, और हमारी तैयारी हो चुकी है। हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और आगे लड़ाई की भी तैयारी हम कर रहे हैं, और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमारा बन रहा है। हम लड़ेंगे, हम लड़ने में कहीं पीछे नहीं रहेंगे। उसके लिए जो भी त्याग देना पड़ेगा, जो भी का मतलब, अगर हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी तो मैं दूंगा। उसके लिए हम पीछे नहीं हटने वाले। जब पुलिस जैसा ग्लैमरस जॉब, वर्दी का नौकरी जो करता है, उसको पता है कि उसमें कितना गर्मी है, उसमें कितना ग्लैमर है। जब एक बार आपके बदन पे वर्दी चढ़ता है, तो मतलब उसका जो उस समय एसेंस होता है, उस समय का जो फीलिंग होता है, तो मतलब वो बियॉन्ड द इमेजिनेशन। जब भी आज भी हम उसको अगर रिकॉल करते हैं, तो मतलब आई फील एक्साइटेड एंड आई गेट एक्साइटेड, और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब आपको लगता है कि हाँ, हमें इनकाउंटर में जाना है, हमें ऑपरेशन में जाना है, तो आपको कहीं डर नहीं लगता, आप एकदम निर्भीक होकर जाते हैं वहां पे। अब इसीलिए आप सोचिए कि इसीलिए जो सैनिक है या पुलिस है, कई बार मारे जाते हैं, लेकिन वो कभी कदम पीछे नहीं हटाते। तो वो एक तरह का अलग फीलिंग है, वहां जान का परवाह ही नहीं है लोगों। तो उस ग्लैमर को भी छोड़ने में मुझे वक्त नहीं लगता, हम उसको छोड़े। और अब हम आपको बताएं कि जो मेरी आगे की लड़ाई है, इस लड़ाई में मुझे जो भी कीमत चुकाना पड़ेगा, मतलब जो भी कीमत चुकाना पड़ेगा, हम उस कीमत को चुकाएंगे, और हम एक प्रतिमान स्थापित करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है इसमें जनता का भी सहयोग मिलेगा, युवाओं का साथ मिलेगा। युवाओं का साथ मुझे मिल भी रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सहयोग मिलेगा। आपसे बातें करते हुए सर मुझे बहुत मजा आ रहा है। मेरे पास सवाल जो है वो बातों के बीच में इतने सारे सवाल निकलते आ रहे हैं, लेकिन जो दिक्कत मुझे लगती है कि अब चुनाव का समय है, और एक सीमा से ज्यादा मैं समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि चुनाव प्रचार करना, लोगों से फेसबुक के माध्यम से बात करना जितना महत्वपूर्ण, उतना लोगों के बीच में जाना भी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं समय नहीं लूंगा, लेकिन बस एक आखिरी चीज मैं जानना चाहता हूं। जो लड़ने की बात हो रही थी, और उसको एक हम उस नोट पे लेके चलते हैं कि लड़ना क्यों जरूरी है, और लड़ने के लिए कभी भी आप लड़ सकते हैं अपने हक के लिए। पुष्पमित्र जी की वॉल पे एक पोस्ट मैंने आपके बारे में पढ़ा था, और यही आप कमेंट में भी इसका जिक्र हुआ है, जहां पे कि एक हड़ताल की बात हुई थी आपके स्कूल के समय में। उस घटना के बारे में बताएं, और उसके बाद हम जो है इस लाइव को
बंद करेंगे? देखिए, वो हमारे स्कूल में खाने का व्यवस्था बहुत खराब था। हम लोग जी हड़ताल पे गए, और वो जैसे एक मूवी आप लोग देखे होंगे, उस घटना के बाद वो मूवी बनी थी जिसमें अनिल कपूर एक दिन का सीएम बने। जी तो मतलब समझिए एग्जैक्टली उसको अगर मैग्नीफाई करेंगे तो एग्जैक्टली वही घटना थी। तो जो हमारा मेस मैनेजर था वो बोला कि तुम ही लोग चला के दिखाओ, समझे। ये घटना सोचिए आज से 30 साल पहले की है। और हम लोगों ने बोला ठीक है हम लोग चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे। और वो एक्साइटेड होकर हम लोगों को सौंप, और हम लोग 1 महीना मेस चलाए। और वो बाकी चीजें आप वॉल पे पढ़े होंगे। और जी जी हम लोगों ने 3 दिन नॉनवेज खिलाया। नॉनवेज जो जो वेजिटेरियन था काउंटर में, उसको पनीर की सब्जी और मिठाइयाँ दी हमने। और उसके बावजूद हमारे पैसे बचे लास्ट डे। और लास्ट डे में इतने पैसे बच गए कि हम लोग को पार्टी करना पड़ा। और हम लोग उस समय में पार्टी किए। उस समय में हम मुझे लगता है कि आज से 30 साल पहले 5,000 7,000 ऐसे कुछ पैसा बच गया था। हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पिए थे, कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाए थे, मिठाइयाँ मंगवाए थे। और अच्छा बहुत बढ़िया खाना, एक किस टाइप का मतलब माहौल था। और काफी समझिए कि एंजॉइंग था। तो ये चीज हम लोग कर पाए थे। तो एक्सपेरिमेंट तो तब से हम लोग कर रहे हैं, और हर लड़ाई में हम लोग जीते हैं। अब मुझे नहीं लगा है कि आज तक कभी किसी लड़ाई में हमने हारी है। तो यहाँ भी हम जीतेंगे, समय जो भी लगे। और हौसला बुलंद है, इरादे एकदम मजबूत है, चट्टानी इरादा है हमारा। और हमारा टीम इतना मजबूत है, अनकंडीशनल है, एक दूसरे के प्रति लोगों को बहुत ट्रस्ट है। और हम लोग मतलब इतने समर्पित हैं दूसरे के प्रति, केवल नाम काफी है। कभी आप आजमा के देखेंगे फलना है, ठीक है आप जाए, कोई प्रश्न नहीं होता उसके आगे कि क्या है कैसे है, एकदम। तो इतना ट्रस्ट है हम लोगों के बीच। और हम लोग क्रांति को लेके आएंगे, और हम लोग संगठित हो रहे हैं धीरे धीरे। अभी पिछला हम लोगों का जो वक्त था वो कैरियर बिल्डिंग का था। अब धीरे धीरे जो लोग कैरियर बिल्डिंग के फेज से ऊपर निकल चुके हैं, अब बहुत लोग हैं सैचुरेट हो चुके हैं। मतलब सैचुरेशन का मतलब जैसे बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट के लोग हैं, जब कॉर्पोरेट की नौकरी करते हैं तो लोगों को लगता है कि रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे और फ्लाइट का सफर करेंगे और अभी महंगा घड़ी पहनेंगे, महंगा मोबाइल खरीदेंगे। तो अब देखिए मेरे ऐसे बहुत सारे मित्र हैं, इन सब चीजों को जी कर वो आराम से अब एक जैसे समाजवादी जीवन है, वो 200 रुपये का वो कुर्ता पहनते हैं, 100 रुपये जी का पहनते हैं। तो उनको कोई दिक्कत नहीं, सुला दो। तो वो ऐसे लोगों का भीड़ जमा होते जा रहा है। और हम पूरे देश में ऐसे लोगों को जमा करेंगे और एक राष्ट्रीय आंदोलन चलाएंगे। जो ये जो एक बिजनेस चल निकला है, और ये जो गलत चीजें जो एजेंट लोग नेतागिरी के नाम पे आ रहे हैं, उनको खदेड़ेंगे। उनको खदेड़ने के लिए हम जितना भी मेहनत करना पड़ेगा, अनवरत मेहनत करेंगे, संगठित होकर करेंगे। बहुत ही सुंदर। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। और जो लोग देख रहे हैं, मेरे कुछ एक टेक अवेज हैं इस पूरी चर्चा से, और वो टेक अवेज में जाने से पहले एक बार आपसे जिक्र करना चाहूंगा। और जो अखिलेश जी से मैंने भी सीखा, सबसे जरूरी चीज है सवाल पूछिए। आपकी पसंद का नेता है, अगर वो काम नहीं करता तो सवाल पूछिए। आपकी पसंद सही गलत हो सकती है, सवाल पूछना लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। सवाल पूछिए, सवाल पूछने के बाद आपसे जो है जवाब देना कहीं ना कहीं नेता की मजबूरी बनती है। दूसरी चीज ये बहुत जरूरी है कि जिस तरह का, और ये मैं जब मेरी किताब के लिए मेरे से कई बार इंटरव्यू किया जाता था, क्योंकि मेरी किताब भी राजनीति के ऊपर है, तो मुझसे ये अक्सर पूछा गया कि क्या बदलाव होगा। पहले कहा जाता था यथा राजा तथा प्रजा। आज की तारीख में मुझे लगता है कि जैसी प्रजा है वैसा राजा है। तो आप उस व्यक्ति को अपना नेता चुनिए, नेता नहीं जनप्रतिनिधि चुनिए। हम नेता चुनते हैं, हमारी गलती यहाँ है, हमें जनप्रतिनिधि चुनना है। उस व्यक्ति को जनप्रतिनिधि चुनिए जैसा आप समाज चाहते हैं, जैसे आप समाज को देखना चाहते हैं। और यहाँ पे पार्टी के लाइन को छोड़ दिया जाए, यहाँ उस प्रत्याशी को देखें जो प्रत्याशी काम करता है। यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो हम लोगों की गवर्नमेंट है, जो हमारे लिए काम करती है। और आखिरी में जब हमने बात की थी नवोदय स्कूल के हड़ताल की, वो एक बहुत घटना आपको छोटी लगेगी, लेकिन वो घटना जो है बड़ी घटना है, इसलिए क्योंकि जब आपको अपना हक चाहिए तो आपको उसके लिए बोलना पड़ेगा, आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा। आप चीजों को सिस्टम के ऊपर नहीं छोड़ सकते। अखिलेश जी जैसे बहुत सारे प्रत्याशी, इस बार मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि पार्टी से नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षा, उनकी सोच समाज के लिए अलग है। आप प्रत्याशियों को पार्टी से आगे हट के वोट दें। यहाँ हम ये नहीं कहते कि आप अखिलेश जी को वोट दीजिए या आप उनको ही दीजिए। अगर आपको लगता है कि नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में अखिलेश जी से बेहतर कैंडिडेट है, जो इनसे ज्यादा अच्छा सोसाइटी के लिए सोचते हैं, तो आप उनको वोट दीजिए, वो चाहे पार्टी से हो चाहे निर्दलीय हो। लेकिन ऐसे प्रत्याशी को वोट दीजिए जो आपके लिए काम करे और हम सबके
इस लोकतंत्र को लोकतंत्र ही बना रहने दें। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अखिलेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चुनाव प्रचार के समय हमारे लिए समय निकाला, और आपको बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप विधानसभा में पहुंचे और जो है जनता जिस तरह का नेता देखना चाहती है वैसा नेता आप बने। धन्यवाद। धन्यवाद।